हम पढ़ रहे हैं जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम में हमने पोषण पढ़ा, श्वसन पढ़ा, उत्सर्जन पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे वहन। मानव में वहन। वहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को पहुंचाना। एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों को पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे वहन या परिवहन कहा जाता है। देखिए, मानव में वहन कैसे होता है और किन चीज़ों का वहन किया जाता है। भोजन का, ऑक्सीजन का। जो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ली गई है मानव के द्वारा, उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य किया जाता है मानव के शरीर में। और दूसरा, जो खाद्य पदार्थ ग्रहण किया है मानव ने, उसको एक जगह से दूसरी जगह यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य भी वहन के द्वारा ही होता है। अब यह वहन किसके द्वारा होता है, यह हम इसमें पढ़ेंगे। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन, वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। रुधिर क्या करता है? भोजन का, ऑक्सीजन का और वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। भोजन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, और वर्ज्य पदार्थ यानी कि जो वर्ज्य हैं, शरीर के लिए हानिकारक है, उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रुधिर के द्वारा किया। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर में जो तरल माध्यम होता है, पानी जैसा, द्रव जैसा होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है और इस प्लाज्मा में कोशिकाएं होती है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। भोजन कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि श्वसन के दौरान बनती है, भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। नाइट्रोजनी जो वर्ज्य पदार्थ है जिनको शरीर से बाहर निकालना होता है, इन सभी चीज़ों को विलीन रूप से वह वहन करता है और उनसे संबंधित अंगों तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती है, लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंप यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। एक तंत्र की जो ये सुनिश्चित कर सके कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। यानी कि वहन करने के लिए हमें ऐसे अंगों की आवश्यकता है, ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो कि इन सारे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। उसे ही वहन तंत्र कहते हैं। हमारा पंप हृदय। अब एक पंप की आवश्यकता होती है जो कि क्या कर दे? एक जगह से दूसरी जगह तक पदार्थों को पहुंचा दे, भोजन को, ऑक्सीजन को, वर्ज्य पदार्थों। तो उसके लिए हमारे शरीर में हृदय होता है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है? मुट्ठी का जैसा होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। ऑक्सीजन को भी कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है फेफड़ों से, और कार्बन डाइऑक्साइड को सभी अंगों की कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाना होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। तो दोनों का ही वहन करता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन रुधिर करता है, और हृदय में ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, इसके लिए यह कई कोष्ठों से बना हुआ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। जिस रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पहुंचाना होता है? फुफ्फुस में, ताकि वह फुफ्फुस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाए, तथा फुफ्फुस में वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। फुफ्फुस में जो ऑक्सीजन वाला रुधिर है, जो शुद्ध कर दिया गया है रुधिर, ऑक्सीजनित रुधिर है, उसको हृदय में लाना होता है, और यहाँ हृदय से
यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में हृदय से ही पंप किया जाता है, सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? हृदय के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। जो ऑक्सीजन जनित रुधिर है वो सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? हृदय से सभी कोशिकाओं तक। और जो ऑक्सीजन से रहित रुधिर है उसको सभी कोशिकाओं से इकट्ठा करके और फिर फुफ्फुस तक पहुंचाया जाता है ताकि उस में जो अशुद्धता है उसको शुद्ध कर दी जाए। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। चित्र 6.11 आपको दिखाया हुआ है। ये चित्र 6.10 है। ये तो हृदय का चित्र है जो कि आपको दिखाया हुआ है। ये हृदय का चित्र है। हृदय कितने भागों में बटा हुआ है? देखिए, ये बायां आलिंद है, ऊपर का हिस्सा, ये बायां निलय है, ये दायां निलय है और ये दायां आलिंद है। ये क्या है? 4 प्रकोष्ठ होते हैं हृदय के। 4 प्रकोष्ठ होते हैं, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद में आता है। फुफ्फुस से हृदय ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जिसमें कि ऑक्सीजन होती है तो वो फुफ्फुस से कहाँ आएगा? बाईं ओर आएगा। बाईं ओर क्या होता है? बाएं आलिंद होता है, उस बायां आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है। अभी इसमें रुधिर नहीं आया है तो वो शिथिल रहेगा। और जब अगला प्रकोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित हो जाता है। जब अगले प्रकोष्ठ में ये जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है जिससे निलय फैल जाता है, तो बायां आलिंद क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, जिससे कि रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है, बाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है। अपने बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। क्योंकि यह ऑक्सीजनित रुधिर है तो यह निलय से कहाँ जाता है? शरीर में जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। दायां आलिंद फैलता है तो शरीर में से पूरा विऑक्सीजनित रुधिर है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, वह दायां आलिंद में आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है तो जैसे ही संकुचित होने पर क्या होगा? नीचे वाला इसका संगत प्रकोष्ठ है दायां निलय, वो फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर की ऑक्सीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। तो दायां निलय तो कहाँ भेजता है रुधिर को? फुफ्फुस में शुद्ध होने के लिए। और बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को कहाँ भेजता है? शरीर के सारे अंगों में। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, इसलिए निलय कैसा होता है? निलय की भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। जब आलिंद और निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। आलिंद और निलय के बीच में क्या होते हैं? वाल्व होते हैं और वो वाल्व उसको वापस उल्टी दिशा में नहीं जाने देते, जैसे निलय से आलिंद में नहीं जाने देते हैं। तो ये वाल्व क्या कार्य करते हैं? इसके प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। एक बार अब हम इस चित्र का और अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, ये आपको बायां आलिंद है। बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिराएं हैं। जो फुफ्फुसीय शिराएं कौन सा रुधिर लाती है? इसमें ऑक्सीजनित रुधिर लाती है। तो बाएं आलिंद से कहाँ जाता है? ये बाएं निलय में जाता है और बाएं निलय से ये रुधिर महाधमनी में जाता है और महाधमनी से कहाँ जाता है? शरीर के पूरे भागों में महाधमनी से रुधिर वितरित कर दिया जाता है। फिर दूसरा फुफ्फुसीय धमनी। फिर उसके बाद देखिए इधर दायां आलिंद, ये दायां आलिंद है। दाएं आलिंद से रुधिर कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजनित। ये दाएं आलिंद में कौन सा रुधिर रहता है? विऑक्सीजनित रुधिर, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है।
दाएं आलिंद से रुधिर को दाएं निलय में पंप कर दिया जाता है और दाएं निलय से इस रुधिर को कहाँ पंप कर दिया जाता है? फुफ्फुसीय धमनियों में। और ये फुफ्फुसीय धमनियां रुधिर को कहाँ ले जाती है? फुफ्फुस में ले जाती है, जहाँ पर कि इस रुधिर को शुद्ध किया जाता है। तो दाएं आलिंद में कहाँ से आता है ये रुधिर? शरीर के ऊपरी भाग से, महाशिरा से। ऊपरी भाग से तो इसमें से आ जाता है, शरीर के निचले भाग से, महाशिरा से। यानी कि महाशिरा क्या कार्य करती है? पूरे शरीर से रुधिर को इकट्ठा करके विऑक्सीजनित रुधिर को इकट्ठा करके और कहाँ पहुंचाती है? दाएं आलिंद में पहुंचाती है। ये शरीर के ऊपरी भाग की महाशिरा है और ये शरीर के निचले भाग की महाशिरा है, जो कहाँ पहुंचाती है? दाएं आलिंद में। वहां से दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से फुफ्फुस की धमनियों में जाता है, जहाँ से रक्त कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। यहाँ पर फुफ्फुसीय शिराओं में से रुधिर, ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस से आता है, शुद्ध रुधिर आता है, ऑक्सीजनित रुधिर आता है फुफ्फुसीय शिराओं से, फुफ्फुस से, और बाएं आलिंद में जाता है और बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है और बाएं निलय से फिर महाधमनी में इसको भेज दिया जाता है। और महाधमनी से यहाँ कहाँ चला जाता है? महाधमनी से यह शरीर के पूरे अंगों में चला जाता है। तो इस तरह से इसका प्रभाव होता है। यह हमारा हृदय का डायग्राम है, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और हम अच्छे से इस अगले डायग्राम के द्वारा इसको अच्छे से समझ लेंगे। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। फुफ्फुस में क्या करती है? ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। कैसे? हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। दो भागों में क्यों बांटा गया है इसको? ताकि इसका ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोका जाए। विऑक्सीजनित रुधिर में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजनित रुधिर में क्या होती है? ऑक्सीजन। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो स्तनधारी जंतु हैं और पक्षी हैं, उनको इस तरह के अपने कार्यों के लिए ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए उनके शरीर में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग हिस्सों में रखना आवश्यक है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल, स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। इनके शरीर में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल भी जाता है, तो इनका 3 कोष्ठीय हृदय होता है। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहाँ वह ऑक्सीजनित हो जाता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। मछली में 2 कोष्ठ होते हैं हृदय के, तो रुधिर को कहाँ भेज दिया जाता है? क्लोम में, जहाँ ऑक्सीजनित हो जाता है वो, और फिर सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में आता है। एक चक्र में एक ही बार में रुधिर आता है हृदय में। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में आता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जैसे दोहरा परिसंचरण कैसे है, 2 बार कैसे आएगा, समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए, ये फुफ्फुसी शिराएं हैं। इससे रुधिर कहाँ आया? बाएं आलिंद में, बाएं निलय में, और फिर महाधमनी से कहाँ चले जाएगा? शरीर के अंगों में चला जाएगा। उसके बाद शरीर की ये महाधमनी है, ये इस महाधमनी से शरीर के पूरे अंगों में रुधिर चला जाता है। तो एक बार रुधिर आ गया, उसके बाद दोबारा रुधिर शरीर की महाशिरा है, ये महाशिरा से अशुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में फिर दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से कहाँ चला जाता है? ये फुफ्फुसीय धमनी में जाता है। फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस की केशिकाओं में चला जाता है, जहाँ पर कि इसको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, जहाँ पर इसको
शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह से रुधिर 2 बार आता है हृदय में, एक बार अशुद्ध रुधिर आता है और एक बार शुद्ध रुधिर आता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। रक्तदाब, रक्तदाब रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यानी रक्त का जो दाब रुधिर वाहिकाओं की भित्ति पर लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब और निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। धमनी में दाब अधिक लगता है तो जब निलय का प्रकुंचन होता है तो इसको प्रकुंचन दाब कहते हैं, और निलय का शिथिलन होता है तो इसे शिथिलन दाब कहा जाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है वो होता है 120 mm तथा अनुशिथिलन दाब जो होता है वो होता है 80 mm। तो इस तरह से ये प्रकुंचन दाब है और ये शिथिलन दाब है। इस तरह से इसको नापा जाता है। ये आपको बताया गया है यहाँ पर एक चित्र स्फिग्नोमेनोमीटर का, जिसके द्वारा कि इसको नापा जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है और इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्रवण भी हो सकता है। स्फिग्नोमेनोमीटर जो होता है वो उससे क्या नापा जाता है, रक्तदाब नापा जाता है। और जब उच्च रक्तदाब हो जाता है तो बहुत तनाव हो जाता है धमनियों का, जिसका कारण क्या है, धमनियों का सिकुड़ना। और धमनियां जब सिकुड़ जाती है तो रक्त के प्रवाह का प्रतिरोध करती है, जिससे कि धमनी फट भी सकती है और उससे रक्त का आंतरिक स्रवण भी हो सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी जीव के लिए। नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनियां क्या करती है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, क्योंकि धमनी शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। शिराओं में विऑक्सीजनित रुधिर होता है और वो सारे अंगों से रुधिर इकट्ठा करके और इसमें लेके आती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की केशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा होता है। जो धमनियां होती है वो लास्ट में जाकर शरीर के अंगों में जाकर क्या हो जाती है, छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, छोटी छोटी वाहिकाओं में। और ये एक कोशिकीय मोटी वाहिकाएं होती हैं और इनके माध्यम से ही पदार्थों का विनिमय होता है। रक्त में पदार्थों का विनिमय होता है अन्य अंगों से, अन्य अंगों की कोशिकाओं से। केशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती है। फिर ये जो धमनी है वो केशिकाओं में बदल जाती है। फिर ये सारी केशिकाएं क्या बनाती है, आपस में मिलकर शिराएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। फिर वहां से अशुद्ध रुधिर इकट्ठा करती है वो शिराओं में, और शिराएं वहां से रुधिर को कहाँ ले जाती है, वापस शुद्ध करने के लिए पहले हृदय में ले जाती है और हृदय से कहाँ जाता है, वो फुफ्फुस में जाता है ताकि उसका शुद्धिकरण हो जाए। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए। जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे, तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे कि पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। अगर अंदर ही अंदर रक्तस्राव होने लगे तो दाब नहीं होगा तो पंपिंग नहीं होगी और जिससे कि कुछ घटना भी हो सकती है। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स
कोशिकाएं होती है जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्त स्राव के स्थान पर शरीर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। रक्त स्राव को रोकने के लिए रुधिर में क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है और वो रुधिर का थक्का बना देती है, जिससे कि मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। फिर दूसरा एक और प्रकार का द्रव्य होता है लसीका। एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। इसे लसीका या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के आंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसीका का निर्माण करते हैं। केशिकाएं जो होती है, इनकी धमनियों की और शिराओं का जो लास्ट होता है वो केशिकाएं होती है। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित जो छिद्र होते हैं उनमें कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन, रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाशों में आ जाती है, जहां पर किसका निर्माण करती है, लसीका का। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है। जैसे रुधिर में तरल होता है प्लाज्मा, वैसे ही होता है, लेकिन यह रंगहीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसीका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसीका केशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसीका वाहिका बन जाती है। ये अंतर कोशिकीय अवकाश से कहाँ पहुंच जाती है, केशिकाओं में पहुंच जाती है। लसीका केशिकाएं होती है, फिर लसीका केशिकाएं क्या बना लेती है, बड़ी वाहिकाएं बना लेती है, अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा शुद्धांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसीका द्वारा होता है। जो वसा होती है शुद्धांत्र द्वारा अवशोषित की जाती है, वो लसीका द्वारा ही वहन की जाती है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में से वापस रुधिर में ले जाता है। पादपों में परिवहन। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह से CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। ऊर्जा का भंडारण किस में होता है उनका, क्लोरोफिल युक्त पत्तियों में होता है। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है। मृदा में यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवण मौजूद होते हैं, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। अब पौधों की जो जड़ें हैं वही मृदा के सबसे ज्यादा संपर्क में रहती है, तो इन्हीं के द्वारा इन पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क आने वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, अगर जड़ों में और पत्तियों में दूरी बहुत कम है, तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो जाती है, यानी विसरण क्रिया द्वारा ही इनका काम चल जाता है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है, यानी जड़ें और पत्तियां दूर दूर हो, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री और जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता है। पत्तियों में भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री जड़ों के द्वारा पहुंचाई जाएगी और जड़ों को कार्य करने के लिए ऊर्जा का परिवहन किसके द्वारा किया जाएगा, पत्तियों के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग तरीके के अलग अलग तरह के जो शरीर होते हैं उनमें ऊर्जा भी अलग अलग आवश्यक होती है। पादप प्रजनन नहीं करते हैं और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। पादप में मृत कोशिकाएं भी बहुत ज्यादा होती है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती है। बड़े बड़े वृक्षों में ये जो परिवहन तंत्र है वो लंबा होगा, ज्यादा दूरियां होगी, तो पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ और जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये जो वहन तंत्र है वो क्या कार्य करेगा, पत्तियों में जो भोजन बनता है ऊर्जा युक्त उसको तो अन्य भागों तक पहुंचाएगा, सभी भागों तक, और जड़ों से कच्ची सामग्री लेकर पत्तियों तक पहुंचाएगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। ये दो पथ होते हैं जो कि चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त खनिज लवणों
खनिज जल और खनिज लवणों का वहन करता है, और दूसरा फ्लोएम है जो पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक परिवहन करता है। यानी कि मृदा से जल और खनिज लवणों का वहन तो कौन करता है? जाइलम करता है। फ्लोएम क्या कार्य करता है? पत्तियों से जो भोजन बनाया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जो उसमें उत्पाद संश्लेषित हुए हैं वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। जल का परिवहन। अब जल का परिवहन किस तरह से होता है? जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है। जड़ों में, तनों में और पत्तियों में वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों होती है जाइलम ऊतक में। ये क्या करती है? एक संवहन तंत्र बना लेती है जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है, जड़ से भी, तने से भी, पत्ती से भी। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। आयन, खनिज लवण में आयन होते हैं तो वो आयन प्राप्त करती रहती है मृदा से। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न कर देता है, और इस अंतर को समाप्त करने के लिए, क्योंकि जड़ में कम आयन रहेंगे और मृदा में ज्यादा आयन है तो एक अंतर उत्पन्न हो गया, तो इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में आ जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जल के जाइलम में आएगा तो जाइलम से ऊपर तने के जाइलम में, फिर पत्तियों के जाइलम में, इस तरह से एक स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जिस तरह से हम नीचे मोटर से पानी को हम ऊपर ही ऊपर की बिल्डिंग में पानी पहुंचा सकते हैं पाइप के द्वारा, उसी तरह एक स्तंभ का निर्माण होता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। कैसे अपने अंतिम बिंदु तक वो जल पहुंचाते हैं, जहां तक उनको पहुंचाना होता है बड़े बड़े वृक्षों में, तो उसकी क्या क्रियाविधि है उनकी, यह मानकर पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है। जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। जल रंध्र के द्वारा, जो पत्तियों में रंध्र हैं उनके द्वारा जल की हानि होती है, क्योंकि उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो पत्तियों में जो जाइलम वाहिकाएं हैं वो उस जल को वापस वहां तक पहुंचा देती है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है। जब जल के अणुओं का वाष्पन हो जाएगा तो जल की कमी हो जाएगी। जल की कमी हो जाएगी तो जो जल जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है, फिर क्या करता है, वो नीचे जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाएं हैं उनके द्वारा जल खींचा जाता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, और अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल और उसमें विलेय खनिज पदार्थों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है जल की हानि होती है, जिससे कि एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और जड़ों के द्वारा जल अधिक से अधिक अवशोषित होता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो खनिज लवण भी और जल भी ऊपरीमुखी गति करते हैं। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। दिन में रंध्र खुले होते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण भी होता है उसमें, और जाइलम में जल की गति के लिए एक बल उत्पन्न हो जाता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि उपापचय क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे पहुंचाए जाते हैं। ये तो सारे जल और खनिज लवण की बात हो गई। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाए तो उस भोजन को, उन पदार्थों को अन्य अंगों तक कैसे पहुंचाया जाए। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का नाम स्थानांतरण है, और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा इसका स्थानांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है।
ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि करने वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। फ्लोएम के द्वारा ये सारे पदार्थ कहाँ तक ले जाए जाते हैं? जड़ के भंडारण के अंगों, फलों में, बीजों में, वृद्धि करने वाले अंगों में। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। इसमें चालनी नलिका फ्लोएम में और साथी कोशिका, दो तरह की कोशिकाएं होती है। इसमें चालनी नलिकाएं होती है तो एक साथी कोशिकाएं होती है जो ऊपरीमुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में स्थानांतरण करने में सहायता करती है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। ऊर्जा के फ्लोएम द्वारा जो स्थानांतरण होता है भोज्य पदार्थों का, उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। एटीपी, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम मोटर से पानी ऊपर छत की टंकी में चढ़ाना हो तो हमें मोटर की आवश्यकता होती है, वैसे पानी नहीं चढ़ता है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी तरह फ्लोएम ऊतक में एटीपी से ऊर्जा से ही सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे कि जल इसमें प्रवेश कर जाता है और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बसंत के मौसम में जड़ व तने के ऊतकों में क्या भंडारित होती है? शर्करा। उसका स्थानांतरण कहाँ तक होता है? छोटी छोटी कलिकाओं तक। क्यों? क्योंकि वहां पर वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से स्थानांतरण किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा पौधों में परिवहन, खाद्य पदार्थों का भी, जल का भी और खनिज लवणों का भी। यहाँ हमारा जो ये चैप्टर है वो पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। जय हिंद, जय भारत।